वन आइए अब डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट वीडियो फॉर साइंस एंड टेक मीन्स 2026 जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा टुवर्ड्स इंडियाज न्यूक्लियर इकोसिस्टम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। शांति एक्ट पास हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इट हैज़ अचीव क्रिटिकलिटी। जो कई सारे एफटीएज में न्यूक्लियर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। देयर हैज़ बीन 2025-26 के बजट में जो न्यूक्लियर मिशन फॉर विकसित भारत सब कुछ वो आया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर बहुत सारी बात हुई है। सो दिस एरिया हैज़ बीन इन यूज़ और इसमें यूरेनियम, थोरियम, मोनाज़ाइड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स सब कुछ का कुछ ना कुछ इंक्लूजन है। सो एक बार क्विकली हम इसको देखेंगे एंड अगेन कीवर्ड्स बेस्ड हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे दैट so that we are able to quickly cover up this thing. I tried to ensure that all the current affairs related things are also captured here. So just keep on remembering the keywords here. ठीक है, ताकि once you go through this video, then you have sufficient armory with you ताकि means का कोई भी सवाल है you'll be able to handle with respect to this field. Okay, so let's begin quickly. कुछ डेटा जो आपको याद रखना है बेसिकली जो हमारे पास जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इट इज ऑलमोस्ट 8.8 गीगावाट। ठीक है, 8000 मेगावाट और 8.8 गीगावाट। जो हमारा टारगेट है 2047 तक वी आर एमिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अभी न्यूक्लियर का पोटेंशियल आप जो देख रहे हैं 2026 में और 2047 के तरफ लेके जब हम जा रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत मेजर जंप है। सो अभी के 8.8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस, काफ़ी बड़ा स्केल होने वाला है एंड उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, विल स्टडी दैट फर्दर। अभी इंडिया जो है यू माइट बी नोइंग दैट जो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नंबर के जो रिएक्टर्स है दोज आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा। और इंडिया क्या कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, हम लोग इसकी इंडिजिनाइजेशन पे, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द इंडिजिनाइजेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग इनिशियली हम लोगों ने कनाडा वगैरह से ये सब टेक्नोलॉजीज ली थी और फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी बिल्ड करा है। सो आपको कुछ ना कीवर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स याद रखने होंगे जब भी आप न्यूक्लियर के आंसर लिखेंगे। सो यू हैव टू डेफिनेटली राइट अबाउट ककरा पार, यू हैव टू राइट अबाउट राजस्थान का जो आपका जो प्लांट्स है। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर दी वंस जहाँ पे सबसे पहले इंडिजिनस 700 मेगावाट वाले प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स बनने शुरू हुए थे। अभी कई सारे बन रहे हैं, देयर मेनी एक्टिव प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। बट फॉर बिगनिंग ककरापार के जो यूनिट 3 और 4 है और राजस्थान के जो हमारे जो प्लांट्स है वहाँ पे सबसे पहले ही हम लोगों ने 700 मेगावाट के इंडिजिनस प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स को बनाना शुरू किया था। यहाँ पे आपको दिखेगा एक आपको टर्म दिखेगा MWE। ठीक है, MWE बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितने हम एक्चुअली यूटिलाइज कर पा रहे हैं उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसको डिनोट करता है। सो डो नॉट वरी अबाउट इट, अगर आप इसको 700 मेगावाट वगैरह भी लिखेंगे मेंस के पर्पज के लिए सही रहेगा। बट डू रिमेंबर गुजरात का ककरापार एंड राजस्थान के जो प्लांट्स है RBP, वो इसमें आप लोग लिखेंगे। ठीक है, सो जस्ट कीप ऑन रिमेंबरिंग द कीवर्ड्स। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कुदनकुलम का है, ठीक है, कुदनकुलम तमिलनाडु, वो हमारे रशिया के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने वो प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, इसमें 6 यूनिट्स की बात है, 1 और 2 यूनिट ऑलरेडी काम कर ही रहे थे काफ़ी टाइम से। यूनिट 3 2025 में ही फुली तरह से ऑपरेशनल हुआ है, आप देखेंगे, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिव कमिश्निंग ऑफ यूनिट 3। सो इसलिए करंट फेज में रहा था 2026 में भी। ठीक है, सो लिटरली 2026 में इसने काम करना, यूनिट 3 ने प्रॉपरली एक्टिव कमिश्निंग इसकी हो गई है। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, अपकमिंग मेंस। प्रीलिम्स आप लोग अब निकाल ही चुके हैं। ठीक है, सो जो VVER टेक्नोलॉजी है दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन प्रेशराइज्ड वाटर। ठीक है, वो याद रखना है, इट इज बेस्ड अपॉन नॉर्मल वाटर, इट इज नॉट प्रेशराइज वाटर। प्रेशराइज वाटर वाली जो है वो हमारे ककरापार और राजस्थान, इन सब में हमारे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। जबकि कुदमकुलन के जो हमारे है वो एक टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो रशिया से रिलेटेड है। तो कभी भी रशिया का कुछ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन दिखाना हो तो कुदमकुलन के प्लांट्स के बारे में लिखना। रशिया की जो एजेंसी है रोसाटॉम, ठीक है,
जो वहाँ की जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो एजेंसी है उनके साथ हम लोग काफ़ी टाइम से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है? सो VVER और ये मोस्टली 1000 मेगावाट वाले प्लांट्स हैं ये सारे के सारे। जो हमारे इंडिजिनस है जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर वाले हैं वो 700 मेगावाट वाले हैं, ठीक है? सो इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिजिनस 700 मेगावाट हेवी वाटर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर फ्लीट। सो इन छोटे-छोटे नुआंसेस को याद रखना, एग्ज़ाम्पल्स को याद रखना। जो और भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि यार जो हमने टारगेट सेट कर दिया है 100 मेगावाट का बाय 100 गीगावाट का बाय 2047 उसको आप कैसे अचीव करेंगे? तो उसमें आप कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स और देंगे, जैसे एक आप एग्ज़ाम्पल देंगे गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना, ठीक है? ये गोरखपुर प्लांट है, जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। सो ये भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अगेन जब आपको कुछ चैलेंजेस वगैरह लिखने होंगे ना, तब आप ये गोरखपुर प्लांट का भी यूज़ करना, बिकॉज़ इसकी कमिशनिंग बार-बार डिले होती जा रही है। ये प्रोजेक्ट पहले काफ़ी टाइम से मतलब 10 साल से प्रोजेक्ट की बात चल रही है, बट अभी इसको दोबारा डिले कर दिया गया है। 2031 में इसकी कमिशनिंग होगी, ठीक है? सो ये कुछ-कुछ चैलेंजेस जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी वाले इकोसिस्टम में लिखने होंगे इंडिया के लिए, वो आप लिखेंगे रिपीटेड डिलेज़ होते रहे हैं इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी वाले रिलेटेड प्लांट्स को लेके। सो गोरखपुर वाला जो प्लांट है दैट इज़ वन प्राइम एग्जांपल ऑफ इट। देन मध्य प्रदेश में एक प्लांट बन रहा है चुटका। एक हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है बिटवीन NPCIL एंड NTPC, ठीक है? NPCIL एंड NTPC जो मिलके कुछ-कुछ प्लांट्स बनाएँगे। इस जॉइंट वेंचर को नाम दिया गया है अश्विनी। इनको एग्ज़ाम्पल्स में यूज़ करिएगा जब भी आप कि हम लोग न्यूक्लियर में कैसे बढ़ना चाह रहे हैं ना, सो यू शुड टॉक अबाउट द अश्विनी जॉइंट वेंचर बिटवीन NPCIL एंड NTPC, जहाँ पे ये लोग 4 यूनिट्स बनाएँगे of the plant which is called as Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project। इससे पहले जो आपने राजस्थान वाले जो देखे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर, दोज वर रावत भाटा वाले प्लांट्स है ये, ठीक है? ये रावत भाटा वाले प्लांट्स है। और माही बांसवाड़ा करके प्लांट जो बन रहा है वो अश्विनी जॉइंट वेंचर जो है बिटवीन NPCIL एंड NTPC वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? सो ये देखेंगे ये पब्लिक जॉइंट वेंचर है, इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्राइवेट वन। पब्लिक प्राइवेट वगैरह के लिए भी आगे हम लोग देखेंगे अभी, बट डू रिमेंबर दीज प्लांट्स आप जो ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, ककरापार, रावत भाटा, कुदनकुलम, ठीक है? नरोरा इन यूपी, और भी आपको पता है कुछ-कुछ। इसके अलावा जो नए बन रहे हैं 2000 गोरखपुर, चुटका, अश्विनी, जो अश्विनी जो है वो माही बांसवाड़ा वाले प्लांट्स हैं उनको बना रहा है। सो थोड़ा-थोड़ा कभी भी कुछ अगर ये सवाल आए तो छोटा-सा इंडिया मैप बनाना, एक्जिस्टिंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप दिखा सकते हो, एंड यू विल शो कुछ राजस्थान में है, कुछ यूपी में है नरोरा, कुछ आपका कुदनकुलम इधर आपका चेन्नई के पास है, आपका ककरापार गुजरात में है। सो इट विल शो अ डाइवर्सिफाइड मैप, एंड आप अभी दिखाएँगे कि अभी ऑलमोस्ट 8.8 गीगावाट की कैपेसिटी है, ठीक है? हम लोग इंडिजिनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जब भी इंडिजिनाइजेशन की बात आए तो आप हमेशा लिखेंगे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वाले हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? सो फोकस अपॉन दिस कि हम लोग इस पे कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट जब भी आपको चैलेंजेस लिखने हो, टेल अबाउट द डिलेज, क्लियरेंसेस, ये सब चीज़ों को लेके इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम चलती ही रहती है, ठीक है? नाउ जो बजट में जो आया है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कभी-कभी यूपीएससी सीधा पूछ लेता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ठीक है? इसको यूज़ करना अपने आंसर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, जहाँ पे यूनियन बजट 2025-26 में आया है। इसी के तहत 2047 का जो है 100 गीगावाट का टारगेट सेटअप किया गया है, ठीक है? और इसने जो हमारे पुराने जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 उसको अमेंड करा है, और ये CLNDA एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010, उसको भी अमेंड करा है। आई विल टॉक अबाउट दिस गोइंग अहेड, और हम लोग इस पे कुछ-कुछ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हम लोग कुछ-कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इन सब के बारे में। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी रिफॉर्म दैट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, उसके अंडर हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है? उसी की फिलॉसफी में आपका एक पार्ट, आपका एक जो एक्ट पास हुआ है दैट इज़ द शांति एक्ट। तो एक ये बहुत ही बड़ा मेजर रिफॉर्म है, जहाँ पे पहले प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाता था इन दिस सेंसिटिव सेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वहाँ पे अब शांति एक्ट के तहत एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। सो व्हाट इट इज़ डूइंग, इसमें क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद कर लेना अगर पेपर में आता है। सो क्या-क्या चीज़ें फर्स्ट टाइम अलाउ की गई है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ हैं एंड गवर्नमेंट प्राइवेट जॉइंट वेंचर्स जो है, दे कैन
they can build, they can own, they can operate एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो पहले जो सिर्फ एनपीसीआईएल का एक हेजेमनी था कि सिर्फ वही करेंगे, अब एनपीसीआईएल के अलावा जो प्राइवेट एंटिटीज है या फिर पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर्स है वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकते हैं, चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूल फैब्रिकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को अलाउ किया गया है, बट इसको ज़रूर याद रखना कि एक थ्रेशोल्ड तक ही अलाउ किया जाएगा, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड तक ही अलाउ किया जाएगा, बिकॉज अगर मान लो रिस्क क्या है फ्यूल एनरिचमेंट के साथ कि जो यूरानियम 235 जो है उसको तो आप नेचुरली यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको एनरिच करना पड़ेगा, बट जितना ज़्यादा आप उसको एनरिच करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो वॉर ग्रेड बनता जाता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू पुट सम कंडीशन की किस लेवल तक आप एनरिच कर सकते हो जहां तक उसको सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बियॉन्ड अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिर्फ गवर्नमेंट का ही दायरा होगा, ठीक है। सो प्राइवेट में फ्यूल फैब्रिकेशन को अलाउ किया गया है। सो दिस शोज कि कितना हम लोग इस फील्ड को, न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड को हम लोग कितना प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा एक जो रिन्यूएबल एनर्जी की कॉम्पोजिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। अभी सिर्फ अराउंड 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी पावर, बट आगे जाके हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड देन ये जो है इससे कार्बन एमिशंस भी काफ़ी कम होते हैं, सो उस हिसाब से भी बढ़िया है। इसको आप जो नेट 0 टू 2070 का जो हमारा टारगेट है उससे भी लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर, विंड और ये वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरमिटेंट होते हैं, बट न्यूक्लियर को अगर आप लोगों ने एक बार चला दिया तो न्यूक्लियर काफ़ी लंबा चल सकता है। उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है इज मच बेटर देन सोलर, विंड एंड जियोथर्मल एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। सो हम लोग इस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसमें शांति एक्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें आप सिर्फ ये नहीं कह रहे हो कि अब सिर्फ एनपीसीआईएल को ही करना पड़ेगा सब कुछ, आप प्राइवेट को भी अलाउ कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें नहीं इसमें करने दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट शोज कि हम एक ग्रेडेड अप्रोच ले रहे हैं, हम सीधा प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं चले जा रहे, हम लोग समेट रहे हैं चीज़ों को इन अ प्रॉपर मैनर। जो फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज टोटली यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह ओन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन प्राइवेट कंपनीज और उनके जो गवर्नमेंट के साथ जो जॉइंट वेंचर्स है सिर्फ वही कर सकती है, फॉरेन का इसमें अलाउड नहीं है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये मैं समझना कि फॉरेन कंपनीज भी इसमें आ सकती है, ठीक है। सर्टेन सेंसिटिव एक्टिविटीज रिमेन एक्सक्लूसिवली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया एनरिचमेंट बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड, रीप्रोसेसिंग एंड अदर सिक्योरिटी क्रिटिकल फंक्शंस। रीप्रोसेसिंग मतलब जब भी एक फ्यूल किसी एक मान लो जब आप एक प्लांट को रन करते हो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको आप रीप्रोसेस करके और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। वो रीप्रोसेसिंग से भी आपका वॉर ग्रेड चीज़ें बन सकती है, तो उन सब चीज़ों को समेटने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको रीप्रोसेसिंग वाली एक्टिविटीज़ कर पाएंगी, ठीक है। प्राइवेट ऑपरेटर्स मस्ट कैरी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर दे आर अलाउड टू ऑपरेट, बिकॉज इसमें एक्सीडेंट्स का खतरा वगैरह बहुत रहता है। तो प्राइवेट एंटिटीज जो भी इसमें जो भी प्लांट वगैरह सेटअप करेंगे उनके पास प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि अभी तक ना इसके जो रूल्स हैं those rules have not been notified yet। तो अभी प्राइवेट सेक्टर हैज शोन इंटरेस्ट, बट ज़रूरी है कि जो रूल्स है उसको जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जा सके और चीज़ों को फॉर्मलाइज, स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ठीक है। अभी एक्ट तो आ गया है, बट जब तक रूल नहीं आएगा तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सो ये आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिलोसफी इज देयर, बट अगर दोबारा रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली ना हो सो देन अगेन दिस विल नॉट बी अ वेरी हेल्दी प्रोपोजिशन फॉर इंडिया, ठीक है। सो शांति एक्ट ज़रूर याद रखना कि क्या क्या चीज़ें उसमें अलाउ की गई है, क्या नहीं की गई है। रिवाइज योर नोट्स जो भी आपके पास इसमें है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें एक मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल पूछा जा सकता है इज बेसिकली दिस एक्ट, CLNDA एक्ट 2010। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। इसमें अल्टीमेटली पहले क्या होता है, एक सेक्शन याद रखना, सेक्शन 17B, ठीक है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक एक्ट इंडिया लाया था, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी था, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे इसको ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं माना गया था, बिकॉज इट हैड पुट अ लॉट ऑफ लाइबिलिटी ऑन दी न्यूक्लियर प्लांट
कि जो ऑपरेटर्स हैं या फिर जिन्होंने भी वो सब जो चीज़ें बना के दी है, जैसे मान लो एनपीसीआईएल इज ऑपरेटर, ठीक है, वो न्यूक्लियर प्लांट एक ऑपरेट कर रहा है, बट जो भी सप्लायर था जिसने वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट्स दिए, जिसमें मान लो अगर किसी ने कोई खराब कंपोनेंट्स दिए, तो अगर उसकी वजह से कोई रेडिएशन लीक होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा लगा दी थी इन सप्लायर्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कुछ भी होगा तो मतलब यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब ऐसा जब एनवायरनमेंट बन जाता है ना, तो उसमें क्या होता है दैट दी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी हेजिटेंट टू कम इन, कि उनको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, बिजनेस तो है, बट अगर कुछ भी चीज़ होती है सो अल्टीमेटली हमारे ऊपर सारी चीज़ डाल दी जाएगी। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर, अगर मान लो शांति एक्ट आ जाता और ये CLNDA एक्ट का सेक्शन 17B वैसा का वैसा ही रहता, तो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं आता इंडिया में, बिकॉज उनको वो डर है कि अगर कुछ भी गलती हुई तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डाल दी जाएगी। तो देखो इस एक्ट में होता क्या था, जो सेक्शन 17B है, इट गेव द प्लांट ऑपरेटर मैंडेटरी नियर अनलिमिटेड राइट टू रिकोर्स, मतलब गवर्नमेंट के पास एकदम राइट टू रिकोर्स था अगेंस्ट इक्विपमेंट सप्लायर्स फॉर एनी लेटेंट डिफेक्ट और सब स्टैंडर्ड सर्विस इवन विदाउट प्रूफ ऑफ इंटेंट। कि मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर कोई उनका इंटेंशन खराब नहीं भी था, कोई करप्शन का एंगल नहीं था, कुछ नहीं था, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा राइट टू रिकोर्स के हिसाब से सारी लाइबिलिटी चली जाती इन प्लांट, ये जो इक्विपमेंट सप्लायर्स के अगेंस्ट, ठीक है। सो इसीलिए कोई जाना नहीं चाह रहा था, और ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के दायरे में नहीं पड़ रहा था। इट वाज मच बियॉन्ड इट, काफ़ी हार्श लॉ लाया गया था। तो अभी जो शांति एक्ट है, इट रिमूव्स सेक्शन 17B एंटायरली, ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें सेक्शन 16 डाल दिया गया है। 16 याद रहे ना रहे, 17B ऑफ CLNDA एक्ट 2010 जरूर याद रखना, जिसमें सप्लायर लाइबिलिटी इज नाउ लिमिटेड strictly to what's written in the commercial contract plus causes of willful misconduct। तो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो भी आपने दायरा सेट करा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, सिर्फ वहीं तक अब सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। प्लस अगर कहीं पे कोई विलफुल मिसकॉन्डक्ट है, जहाँ पे दिख रहा है कि इसने जानबूझ के कोई घपला किया है, कोई चोरी करी है, तब जाके आप उस पर प्रॉपर उसके ऊपर जिम्मा डाल सकते हो। अदरवाइज जो पहले राइट टू रिकोर्स था, जिसमें एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी डाली जाती है मटेरियल सप्लायर्स के ऊपर, अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो गुड बिकॉज it is covered under the international norms, under the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damages, ठीक है, Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damages। तो उसके तहत भी अब इंडिया जो है कंप्लायंट है। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। सो शांति एक्ट अगर कभी आए तो आप अपार्ट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन ये लाइबिलिटी वाले क्लॉज के लिए भी जरूर लिखिएगा, बिकॉज दिस विल एनकरेज द foreign entities to come into India to set up nuclear power plants, to provide equipments, and then ultimately it will help us grow this in this sector, ठीक है। So और इसने क्या करा है, इसमें आप लोग देखेंगे दैट इट आल्सो रिप्लेसेस CLNDA's सिंगल स्टैट्यूटरी लायबिलिटी कैप विद अ ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क है कि किस हद तक आपकी गलती है, तब वहां तक ही आपके ऊपर लायबिलिटी फिक्स होगी, वहीं तक आपका फाइन भरना पड़ेगा। एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब हो जाए, ठीक है। सो अब इसकी वजह से व्हाट विल हैपन दैट फॉरेन सप्लायर्स आएंगे, बट इसमें कई सारे लोगों ने कुछ इम्प्लीकेशंस, कई सारे इसमें क्रिटिसिज्म भी करा है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई का जो सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी है उसको गवर्नमेंट ने कमज़ोर कर दिया है, ठीक है। सो हर चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा ही होगा। सो दिस इज, अगर कभी आता है तो आपको जब पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों लिखने, अगर आपको मीन्स में एनालाइज एवेल्युएट ये करना है, तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में, पासिंग रेफरेंस में, दैट देयर इज अ क्रिटिसिज्म दैट इट हैज वीकेंड द सप्लाईज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कहीं ना कहीं अगर उतने स्ट्रिक्ट क्लॉजेस अगर हम लगा के रखेंगे तो कभी भी प्राइवेट सेक्टर फिर आके कुछ काम कर नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का, जो बजट 2025-26 में प्रमोट भी किया गया है, SMRs, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये छोटे छोटे रिएक्टर्स होते हैं। जैसे देखो हम लोगों ने क्या करा है कि मोस्टली जो अभी तक हम लोगों ने प्लांट्स पढ़े, नरोरा, रावत भाटा, कुदनकुलम, कलपक्कम, ये सारे बहुत ही बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है ना। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होने की वजह से क्या होता है कि इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मैसिव टाइमलाइंस होती है, मैसिव इसलिए डिलेज होते हैं, मैसिव फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अब क्या करिए गवर्नमेंट, जो कई सारे देशों में ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लीड ले चुका है, उसको बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाओ।
इतना बड़ा रिएक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आपको बनाने में ही 10 साल लग जाए। छोटे-छोटे रिएक्टर बनाओ जो 200 मेगावाट से भी कम की कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा जो वीवीईआर है वो 1000 मेगावाट दे रहा था, जो प्रेशराइज़्ड हेवी वाटर रिएक्टर वो 700 मेगावाट दे रहा था। बट आप छोटे-छोटे बनाओ जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो 200 मेगावाट के आसपास की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको आप मतलब कहीं पे भी रख सकते हो। मतलब कोई कोई मान लो कोई बहुत बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, उस डेटा सेंटर में जो एनर्जी प्रोवाइड होगी, उसके लिए आपने एक छोटा-सा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर वहाँ पे रिएक्टर रख दिया है, तो वो डेटा सेंटर की मान लो जितनी भी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो एक एसएमआर के थ्रू मीट हो सकती है। सो ये नई-नई टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें एआई और न्यूक्लियर को आप जोड़ सकते हो, ठीक है? एआई और न्यूक्लियर को आप कैसे जोड़ोगे कि एआई प्लस न्यूक्लियर में एआई के लिए आपको चाहिए डेटा सेंटर्स वगैरह, ठीक है? और डेटा सेंटर्स को चाहिए पावर जो आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के थ्रू दे सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसको अपने आंसर्स में ज़रूर लिखिएगा। इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि जो भी रिएक्टर्स ऐसे लेस देन 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, उनको आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बोल सकते हैं। इंडिया जो है 2 टाइप के रिएक्टर्स के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ठीक है? 20,000 करोड़ रुपए का R&D का फंड गवर्नमेंट ने बजट में अलाउ किया है और जिस पे हम लोग काम करेंगे हम हमारे 2 मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे बीएसएमआर 200 ये है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 एंड अपना एक एसएमआर 55, ठीक है? सो बीएसएमआर 200 एंड एसएमआर 55 इन 2 मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और इसमें एक और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो मेंस में आपको एक जो वैल्यू एडिशन वाली जो चीज़ होती है ना, उसमें आपको हेल्प कर सकती है, इज़ दैट जो भी कई सारे कोल के जो प्लांट्स, ठीक है? कोल के जो पुराने प्लांट्स जो अब जाके डीकमीशन हो रहे हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट द गवर्नमेंट इज एमिंग टू डू इज इन प्लांट्स को ना मतलब अब जैसे मान लो कोल प्लांट से आपको उसको कम करते जाना है, तो इतनी बड़ी जो लैंड है और इतने सारे जो वर्कफोर्स है, वो उन सब का क्या होगा? वो सब बर्बाद होगा, ठीक है? उससे बेहतर क्या है कि वो कोल प्लांट जो डिकमीशन हो रहे हैं, उन कोल प्लांट्स पे आप क्या बनाओ, आप एसएमआर वाली जो टेक्नोलॉजी है उनको लगाओ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाओ वहाँ पे। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो कोल प्लांट्स के पास ऑलरेडी मान लो इस कोल प्लांट के पास ऑलरेडी एक लैंड है, इस कोल प्लांट के पास ऑलरेडी एक वर्कफोर्स है जो वहाँ पे काम कर रहा है, इस कोल प्लांट के पास ऑलरेडी वाटर सप्लाई, ठीक है? ये सब चीज़ें ऑलरेडी होंगी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी कूलिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी है और कहीं न कहीं हम कोल से हम रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो आप इसको अपने एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने साइंस एंड टेक के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। सो दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ टू यूज़ एसएमआर्स इन योर एग्जाम्पल। और याद रखना जो बजट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए R&D के लिए इसमें दी गए हैं और इसमें आगे जाके ये कहीं न कहीं हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग अच्छे से काम कर सकें, जिसमें चाइना जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है, बट स्टिल हम लोग अगर इस पे काम कर सकें तो हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं और देशों के साथ, ठीक है? एक और चीज़ जो न्यूज़ में रही थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम पे, ठीक है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम जो हम भाविनी ने बनाए हैं और इंदिरा गांधी सेंटर IGCAR ने उसको डेवलप किया था, मतलब डिज़ाइन किया था, ठीक है? उसने क्रिटिकैलिटी अचीव कर ली है 2026 में, क्रिटिकैलिटी, ठीक है? आप लोगों ने ये टर्म प्रीलिम्स के हिसाब उस टाइम पे भी पढ़ा होगा, मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था। क्रिटिकैलिटी, ठीक है? बेसिकली क्या होगा कि आपको पता है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है? उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप फ्यूल डालते हो, ठीक है? आप फ्यूल डालते हो, आप न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करते हो और उसके बाद फिर आपका एनर्जी का आउटपुट बनता है। बट फिर क्या होता रहता है कि जो आपका न्यूट्रॉन्स वगैरह है वो सब कंज़्यूम होता रहता है, फ्यूल कंज़्यूम होता रहता है, तो आपको और डालते रहना पड़ेगा। बट साथ ही साथ जब आपका एनर्जी वगैरह रिलीज़ हो रहा है, इसके साथ आपके और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन्स को आप फिर से यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इनिशियली, मतलब रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आपने कुछ पहले न्यूट्रॉन्स डाले, एनर्जी बनी प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स बने। अब आपने वो जो आउटपुट वाले न्यूट्रॉन्स हैं उनको यूज़ करते हुए फिर इनपुट में डाला, फिर आपने एनर्जी बनाई, ठीक है? तो जब एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, जो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है कि जितना यूज़ हो रहा है उतना ही वो बना ले रहा है न्यूट्रॉन्स वगैरह, ताकि आगे जाके उसमें और आपको बाहर से
चीज़ें ना डालना पड़े, उसको बोलते हैं अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकलिटी, ठीक है। सो ये क्रिटिकलिटी वैसे एक बड़ा ही नेगेटिव टर्म लगता है कि कोई चीज़ क्रिटिकल है, बट यहाँ पे क्रिटिकलिटी इज़ वेरी वेरी फेवरेबल। सो जो हमारा कलपक्कम का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है, आप इसको देखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट क्यों? बिकॉज इसमें फास्ट पेस पे न्यूट्रॉन्स मारे जाते हैं। ब्रीडर क्यों? बिकॉज जितना ये फ्यूल कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा ये फ्यूल बनाएगा, ठीक है। और इट हैज़ अचीव्ड फर्स्ट क्रिटिकलिटी, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी। इसके साथ हम लोग स्पेसिफिकली, इसके साथ हम ऑफिशियली अपने जो सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। एंड इंडिया हैज ओनली बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया टू रन अ कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। तो कभी भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सवाल है तो भावनी को जरूर मेंशन करना, IGCAR को जरूर मेंशन करना, NPCIL को जरूर मेंशन करना, ठीक है। और हमारे जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज हम लोग ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सो ये आपके लिए ज़रूरी है कि एक चेन रिएक्शन याद रखना। ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जो 3 स्टेज प्रोग्राम था ना, कि हमारे पास यूरानियम तो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है नहीं, नेचुरल यूरानियम हमारे पास कम भी है, बट हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है। तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग थोरियम को यूटिलाइज कर सकें, बट थोरियम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट अ वेरी नॉट वेरी प्रोडक्टिव। तो हमको कहीं ना कहीं उसको जगाना पड़ता है, ठीक है, हमको उसको जगाना पड़ता है। आई टेल यू बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दैट जो फिसाइल मटेरियल है या फर्टाइल मटेरियल है उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे पास यूरानियम 235 है स्टेज 1 में, हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में उसको यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने सारा देखा, ककरापार, रावत भाटा, वो सब हमारे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। उसमें यूरानियम 235 को हम लोग डालते हैं एज ए फ्यूल, उसको हम लोग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं और थोड़ी जो रिएक्शन बनती है उसके बेसिस पे हमारा बनता है प्लूटोनियम 239, ठीक है, प्लूटोनियम 239। सो इसको चाहो तो याद कर सकते हो प्लूटोनियम 239 को, ठीक है। वही प्लूटोनियम 239 जो है फिर आगे जाके हमारी दूसरे स्टेज में यूज होता है, जो कि हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला स्टेज है, जिसमें हम लोग प्लूटोनियम 239 को ऑफ द फर्स्ट स्टेज से हम उस पर और न्यूक्लियर बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। और फिर साइड से हम लोग बाहर से थोरियम भी लगाते हैं, जिसकी वजह से यूरानियम 233 बनता है। तो सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट है दैट इज यूरानियम 233, ठीक है। फिर यूरानियम 233 जो है वो थर्ड स्टेज में यूज होता है, जो कि हमारा एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, जिस पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। बट यहाँ पे मेजरली क्या होगा ना, आपका जो हमारे पास इतना सारा ढेर सारा थोरियम है वो यूज हो पाएगा। तो यूरानियम 233 को हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, प्लस उसमें थोरियम डालते हैं, तो एक उसके बाद हमारा और यूरानियम 233 बनता है, जो कि एक चेन रिएक्शन को सस्टेन कर देगा। और ये जो थर्ड स्टेज वाला हमारा जो प्लांट है या जो हमारा जो मेथड है वो एक सस्टेन कर पाएगा, और हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पूरा जो जर्नी है 3 स्टेज का वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो कभी भी अगर इसमें पूछा जाए मेंस में, तो जरूर याद रखिए दैट वी स्टार्ट विद यूरानियम 235, प्लूटोनियम 239 बनता है। सेकेंड स्टेज में हम उसको यूज करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा थोरियम उसमें डालते हैं और हमारे यूरानियम 233 बनता है, जिसको हम फिर थर्ड स्टेज में यूज करते हैं, उसको थोरियम से रिएक्ट करवाते हैं, जो कि और यूरानियम 233 बनाता है, विच कैन अगेन बी यूज एज एन इनपुट फॉर द थर्ड स्टेज, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पूरा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जो भी मैंने इसमें ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई है उसको हटा के आपसे अगर यूरानियम 235, प्लूटोनियम 239, देन थोरियम 232, यूरानियम 233 एंड थोरियम 232 को लिख सकते हैं, सो देन इट शुड बी फाइन एंड यू विल बी एबल टू मेक द एग्जामिनर अवेयर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 2025 के मेंस में इसका सवाल आया था, ITER जो हमारा फ्यूजन रिसर्च पे जो इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है विद फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा इस बार, बिकॉज पिछले बार 10 नंबर के सवाल पूछ ही लिया गया है। जितने हम लोग अभी तक रिएक्टर्स पढ़ रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हेवी वाटर रिएक्टर्स, VVER, वो सारे जो है वो सारे फिजन वाले हैं, ठीक है, कि मतलब उसमें चीज़ टूटती है, आप यूरानियम को तोड़ रहे हो, ठीक है, बट फ्यूजन में क्या होता है, चीज़ें जुड़ती है। तो वो ITER वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फ्यूजन के लिए है, जो पिछले साल पूछा गया था। सो आप अभी उसको थोड़ा इग्नोर मार सकते हो, बट इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट एनी काइंड ऑफ फ्यूजन प्रोजेक्ट दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ हाउ डू आई लिंक इट विद अदर इकोनॉमिक्स रिलेटेड थिंग्स। इंडिया आपको पता है बहुत सारे FTAs साइन कर रहा है, ठीक है। उन FTAs में कुछ जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियर का स्पेसिफिक रोल है वो भी आप दिखाएंगे, दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू यूटिलाइज FTAs टू इंश्योर कि हम लोग का न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी होता रहे। जैसे
हम लोग देखो यूरेनियम डिपेंडेंट तो है ही, बाहर के लोगों से हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है यूरेनियम। उसमें हम लोग ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कज़ाकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इनसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम ओवर द ईयर्स हम लोग ने इम्पोर्ट करा है। रशिया, फ्रांस से हम लोगों ने काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करा है। यूएस के साथ जो हमारी 1-2-3 सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बेसिस पे हम लोग को काफ़ी सारा बैंडविड्थ मिला है न्यूक्लियर एनर्जी में काम करने का, ठीक है? उसकी वजह से हमको एनएसजी का वेवर भी मिला था। सो हम लोग का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो कोलैबोरेशंस है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज फॉर न्यूक्लियर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी जो डील्स हुई है उसमें बेसिकली 2026 के एनुअल समिट में हम लोगों ने यूरेनियम एक्सपोर्ट अरेंजमेंट, ठीक है, यूरेनियम एक्सपोर्ट अरेंजमेंट को हम लोगों ने फाइनलाइज करा। हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर्स के बारे में बात करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यूके के साथ जो हमारा जो यूके इंडिया जो एफटीए जो हुआ है, उसमें हम लोग वी आर एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग अबाउट द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एसएमआरस पे, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ने सब वो इंश्योर करा कि हमारा यूरेनियम हमको मिलता रहे। हम लोग क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर्स की उनके साथ बात कर रहे हैं। यूके के साथ हम लोग एसएमआर की बात कर रहे हैं। कनाडा के साथ हम लोग के पास ऑलरेडी एक 10 ईयर यूरेनियम सप्लाई डील है, ठीक है, जो 2026 में साइन हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग ने कई सारी चीज़ों पे काम किया है, जिसमें हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो कहीं पे भी क्रिटिकल मिनरल्स या इन सब की बात आए ना, तो उनमें इन एफटीएस के बारे में भी लिखना, ताकि आपका जो है कंटेंट भी आपके पास अच्छा खासा रहे। यूएस के साथ कोई ऐसे एफटीए वगैरह अभी नहीं है, ठीक है, बट हम लोग इनके साथ एसएमआरस पे काम करेंगे, उनके साथ वो कोऑपरेशन की बात वगैरह चल रही है। सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोज आर बेसिकली योर योर कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, ठीक है, इन सब के साथ, क्योंकि ये लोग हमको या तो टेक्नोलॉजी या फिर हम लोग को यूरेनियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो डू रिमेंबर दिस। कनाडा ने तो शुरू में जो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स की जो टेक्नोलॉजी है, वो शुरू में कनाडा के थ्रू ही हमको मिली थी, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रशिया के थ्रू हम लोग वीवीईआर टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब करते हैं। नाउ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो द ओवरलैप बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस भी है हमारे पास। क्यों फेवरेबल कंडीशंस हैं? देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो थोरियम को लेके ना बहुत सारे एडवांटेजेस है, एंड देन आई विल गो बैक देयर। थोरियम हमारे पास बहुत सारा है एक तो, ठीक है, बट हमारे पास यूरेनियम कम था, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में थोरियम और भी जगह पे है, बट हमेशा लोगों ने यूरेनियम को ज़्यादा फेवर करा, बिकॉज यूरेनियम से जो वॉर वाली जो चीज़ें हैं ना, बॉम्ब वगैरह बनाना, वो सब कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, यूरेनियम से आपका यूरेनियम एक तो फिसाइल होता है। फिसाइल मतलब वो अपने आप रेडियो एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि थोरियम जो होता है वो फर्टाइल होता है। तो उसको, थोरियम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में, तभी जाके वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, जबकि यूरेनियम 235 अपने आप कर सकता है। प्लस यूरेनियम से वॉर ग्रेड मटेरियल ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। तो इंडिया का क्योंकि फोकस कभी भी वॉर ग्रेड मटेरियल पे हमें नहीं रहा है ज़्यादा, हम लोग सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने थोरियम पे ज़्यादा फोकस करा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसीलिए 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया, ताकि हम थोरियम को यूटिलाइज कर सके। बट दुनिया भागती रही यूरेनियम के पीछे, ठीक है। यूरेनियम बट बहुत स्कार्स है, ठीक है। यूरेनियम से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, इट इज़ लॉन्ग लिव्ड, जबकि थोरियम जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड वेस्ट होता है, बिकॉज थोरियम डिके हो जाता है। तो अगर आप थोरियम बेस्ड कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन भी होते हैं, वो भी कम होते हैं। तो इसी वजह से थोरियम जो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। और डिस्पाइट इट बीइंग अ फर्टाइल मटेरियल, ठीक है, इट बीइंग अ फर्टाइल मटेरियल, ये हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम में ये यूज़ हो सके। बट हमारे पास, क्योंकि देखो, हमारे पास जो मोनाज़ाइट सैंड की जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, मोनाज़ाइट सैंड्स अक्रॉस आर कोस्टल एरियाज, जिसके थ्रू थोरियम निकलता है, उसमें एक एडवांटेज क्या होता है, जब भी आप मोनाज़ाइट सैंड को निकालते हो ना, जब भी आप मोनाज़ाइट सैंड से थोरियम निकालते हो, उसके साथ कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी निकलते हैं। सो अब क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है। प्रीलिम्स में भी सवाल आया कि वो एआई के लिए भी यूज़ होता है, मैग्नेट्स के लिए भी यूज़ होता है, सुपर कंडक्टर्स में यूज़ होता है। अब आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए कहाँ से या मिलेंगे कहाँ से?
तो आप जब भी ये इनको मोनाज़ाइट सैंड को आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो उसमें आपको थोरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट सब कुछ मिलेगा। अब पहले क्या हो रहा था इंडिया में मोनाज़ाइट सैंड को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो थोरियम के लिए आप करते थे और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को उतना ज़्यादा काम नहीं था। बट आज की डेट में जब वो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इतना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, इंडिया भी जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे भाग रही है। तो नाउ मोनाज़ाइट सैंड का जो यूटिलाइज़ेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे चीज़ें तो आपको थोरियम भी मिलेगा ही मिलेगा। वो थोरियम को आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज़ करोगे। सो अल्टीमेटली एक विन-विन सिचुएशन बन रही है इंडिया के लिए, जो आप अगले आने वाले सालों में हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो हमारे हमारे ये जो न्यूक्लियर और रेयर अर्थ एलिमेंट का जो लिंक है दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम लोग रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी हम लोगों ने डिफाइन करे हैं अपने अपने इसमें बजट वगैरह में, ठीक है? So, processing monazite yields thorium as a major co-product. Expanding rare earth elements mining directly boosts thorium stockpiles for the stage 3 reactors. तो आपका AI के लिए सुपर कंडक्टर्स, सब चीज़ के लिए सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए आपके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकल रहे हैं, साथ ही साथ थोरियम भी आपका निकल रहा है। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। इंडिया में जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला में यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मोनाज़ाइट रिजर्व्स। उन मोनाज़ाइट रिजर्व से आप थोरियम प्लस रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों ही निकाल सकते हो, ठीक है? सो इट फेवर्स, व्हाई डज इट फेवर इंडिया स्पेसिफिकली? Most countries pursuing a thorium fuel cycle would need to mine thorium as a standalone commodity, economically unattractive since thorium itself has no real market yet. India instead gets a thorium as a free co-product of rare earth mining program. It is usually scaling up for entirely separate strategic reasons. तो आप रेयर अर्थ निकाल रहे हो, साथ में आपको थोरियम भी निकल रहा है, तो बहुत बढ़िया ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है? सो इसी वजह से आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स पे इंडिया इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम लोग कॉरिडोर्स वगैरह भी बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है। एंड बेस्ड अपॉन ऑल दीज थिंग्स वी सी दैट इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी वाली जो इकोसिस्टम है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आप लोग इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे दीजिएगा अगर मीन्स में आएगा। राइट अबाउट द कैपेसिटी कि हम लोग अभी जस्ट टू रिवाइज क्विकली कि 8.8 गीगावाट की हमारी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है, बट वी वांट टू मूव टुवर्ड्स 100 गीगावाट बाय 2047। ककरापार गुजरात, रावत भाटा राजस्थान, कुदनकुलन तमिलनाडु, ये सब चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट्स चल रही है, इंडिजिनाइजेशन चल रहा है। और कुदनकुलम के जो 6 के 6 यूनिट्स है वो हम लोग रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं। यूनिट नंबर जो ककरापार का भी यूनिट नंबर जो 3 है, जो प्रेशराइज हेवी वाटर वाला है, दैट हैज़ स्टार्टेड टू फंक्शन। शांति एक्ट में प्राइवेटाइजेशन प्लस जो सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट में जो रिफॉर्म्स है उसमें आप लोग फोकस करेंगे। जो प्रेशराइज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम पे विच हैज़ अटेन क्रिटिकलिटी, उस पर आप लोग फोकस करेंगे। देन हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे 20,000 करोड़ रुपए सरकार R&D में लगा रही है ताकि हम लोग BSMR 200 एंड SMR 55 को हम लोग डेवलप कर सके। देन मोनाज़ाइट सैंड्स एंड हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, यूरोप, इनके साथ हम लोग कैसे न्यूक्लियर कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उन सब के बारे में आप लोग अपने आंसर्स में एग्जांपल्स देंगे। सो ओवरऑल it would be a very good answer and you'll be able to score much better than others, I think, ठीक है? So do revise these keywords। इंडिया का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी तक कभी भी डायरेक्टली इतना नहीं पूछा गया है, बट सिंस कलपक्कम वाज इन न्यूज़ so much because of the criticality वाला थिंग, so you should know about this। Please revise your notes for this and just remember the keywords because this has been in news quite a lot। और आप challenges वगैरह में कभी भी लिखेंगे तो tell about कि डिलेज होते हैं, एक्ट आ गया है शांति एक्ट बट रूल्स नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो बैकलैश है जो हमारा पहले रहा था उसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। अभी भी जो कई सारी कंट्रीज माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन कोलैबोरेटिंग विद अस, वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट थिंग, ठीक है? सो राइट अबाउट द चैलेंजेस, द वे अहेड कि हम लोग कैसे इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, एंड देन दैट वुड क्रिएट अ प्रॉपर मीन्स appropriate answer, right? So next we'll discuss some other policies as well, but revise this properly for your mains, and all the best.